तो हमने अपना पहला केस देख लिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस के ऊपर। अभी हम सेकंड केस को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम अपने थर्ड केस को देखेंगे। तो हमारा थर्ड केस है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसके अंदर जो है एक साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों के दोनों आएंगे। तो चलते हैं देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा थर्ड केस है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो एग्जांपल देखते हैं। सोहन सोल्ड गुड्स टू मुकेश इन कैश फॉर ₹1 लाख plus CGST at the rate 6% plus SGST at the rate 6% allowed him 10% trade discount and 3% cash discount and Mukesh paid the amount at the time of sale। तो यहाँ पर जो सोहन है वो दिल्ली में रहता है और मुकेश भी दिल्ली में रहता है। तो सोहन मुकेश को गुड सेल कर रहा है कैश में। कितने गुड सेल हो रहे हैं? 1 लाख के। जिस सेल के ऊपर सोहन जो है 6% का CGST और 6% का SGST लगाएगा और साथ के साथ इस सेल के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 3% का कैश डिस्काउंट है। मुकेश ने जो है पूरी की पूरी पेमेंट सेल के टाइम पर ही कर दी। तो यहाँ पर जिस टाइम पर सोहन ने गुड्स को सेल करा उसी समय उसको गुड्स का पूरा पैसा मिल गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जाम्पल हमारे कैश डिस्काउंट के कौन से केस के अंदर कवर होता है, तो सेल के टाइम पर सोहन जो है बिल तैयार करेगा। तो जिस टाइम पर सोहन बिल बना रहा है उसी टाइम पर मुकेश ने सोहन को फुल पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर ये हमारा कैश डिस्काउंट के अंदर पहला केस हो गया जिसके अंदर बोला गया था कि सेल के टाइम पर ही फुल पेमेंट हो जाएगी। तो ये हमारा फुली पेड का केस हो गया। तो यहाँ पर इसके कैलकुलेशन किस तरह करी जाएगी? सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। लिस्ट प्राइस दे रखा है हमें 1 लाख, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट प्राइस हमारा 1 लाख है। सबसे पहले जो है हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10%। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो यहाँ पर जो सेल प्राइस आया यानी जो नेट वैल्यू आ गई वो आ गई 90,000। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इस 90,000 के ऊपर ही सोहन अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा और इस 90,000 के ऊपर ही मुकेश अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा। ये 90,000 सोहन के लिए सेल प्राइस है और मुकेश के लिए परचेज प्राइस है। अभी हम ये वर्किंग नोट बना रहे हैं सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यहाँ पर जो है सोहन ने 3% का कैश डिस्काउंट भी दे रखा है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि जो है बायर जल्दी पेमेंट कर दे। तो जितनी पेमेंट बायर जल्दी कर देता है उतनी पेमेंट पर सेलर उसे कैश डिस्काउंट दे देता है। तो यहाँ पर मुकेश ने जो है सेल के टाइम पर ही पूरी की पूरी पेमेंट कर दी थी। तो मुकेश को जो है पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो लिस्ट प्राइस था 1 लाख जिसमें से 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था। तो यहाँ पर मुकेश ने सोहन को कितना पैसा देना था? 90,000। मुकेश तो 90,000 रुपए देने वाला था ना सोहन को, लेकिन सोहन ने बोला कि तुम मुझे 90,000 मत दो, मैं तुम्हें इसके ऊपर जो है 3% का कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ध्यान रखना है कैश डिस्काउंट जो है हमेशा सेल प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, यानी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो बैलेंस अमाउंट आती है उस अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको सही कर लेना। ये हो जाएगा 90,000। 90,000 का 3%, ये 90,000 का 3% हो जाएगा हमारा कैश डिस्काउंट। पूरे 90,000 रुपए के ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि मुकेश ने पूरी की पूरी पेमेंट सेल के टाइम पर कर दी। तो जितना कैश पे करा जाएगा उतने कैश के ऊपर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 90,000 का 3% हो गया 2700। 2700 का हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। अब जो बैलेंस आएगा कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद वो अमाउंट जो है मुकेश सोहन को पे करेगा। तो 87,300 वो अमाउंट है जो अमाउंट मुकेश ने सोहन को पे करनी है। लेकिन सोहन ने मुकेश को बोला कि अभी रुक जाओ, इसके ऊपर मुझे जीएसटी भी लगाना है, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना है। तो सोहन जो है अब 87,300 के ऊपर 6% का CGST लगाएगा और 6% का SGST लगाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी जो है हमेशा सभी तरीके के डिस्काउंट लेस करने के बाद लगता है। सेलर आपको जितना मर्जी डिस्काउंट दे दे, वो सारा डिस्काउंट लेस करने के बाद एक्चुअल में जो बायर अमाउंट पे करेगा उस अमाउंट के ऊपर ही तो टैक्स लगेगा। आप कोई भी बिल इनवॉइस उठा के देख लेना, आपने कभी कोई भी सामान परचेज कराओ तो आप चेक कर लेना, फिर चाहे आपने ऑनलाइन परचेज कराओ चाहे मार्केट से जाकर ऑफलाइन परचेज कराओ, जब भी बिल तैयार होता है तो उस बिल के ऊपर सभी तरीके का डिस्काउंट लेस करके फाइनली बायर और सेलर के बीच जितनी अमाउंट डिसाइड होती है उस अमाउंट के ऊपर हमेशा जीएसटी चार्ज होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट के अंदर हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जीएसटी लगाने से पहले कैश डिस्काउंट सिर्फ इसी शर्त पे लेस होगा कि कैश डिस्काउंट देने की बातचीत बायर और सेलर के बीच में बिल बनाने से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट को हमें बिल के अंदर डालना होता है। जब सेल का इनवॉइस बनेगा, सेल का बिल बनेगा, तो उसके अंदर कैश डिस्काउंट तभी शो होगा जब बिल बनने से पहले बायर और सेलर के बीच में कैश डिस्काउंट की टर्म्स और कंडीशन डिसाइड हो चुकी होंगी। अगर कैश डिस्काउंट के बारे में डिसाइड ही बिल बनने के बाद हो रहा है तो फिर उस केस में बिल बनाते समय तो उस बिल के अंदर कैश डिस्काउंट से पहले जीएसटी लग जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर
3% के कैश डिस्काउंट की बातचीत बिल बनाने के बाद हुई होती, तो फिर उस केस में बिल के अंदर तो कैश डिस्काउंट शो ही नहीं करता और यहाँ पर 90,000 के ऊपर ही जीएसटी लग गया होता। तो एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि कैश डिस्काउंट को हम जीएसटी से पहले सिर्फ तभी लेस कर पाएंगे जब बिल बनने से पहले ही कैश डिस्काउंट डिसाइड हो चुका हो। अभी हम आगे इसके भी एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर जो है कैश डिस्काउंट बिल बनने के बाद मिलेगा, तो वहां पर किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, किस तरीके से जीएसटी चार्ज होगा, उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आया है उस अमाउंट के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। 6% का सीजीएसटी लगेगा इस अमाउंट के ऊपर और 6% का ही एसजीएसटी लगेगा इस अमाउंट के ऊपर। तो 87,300 का 6% हो गया 5,238 और यहाँ पर एसजीएसटी भी 5,238 हो जाएगा। तो अब टैक्स को ऐड करेंगे और जो फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगी वो है 97,776। ये वो अमाउंट है जो मुकेश सोहन को पे करेगा। सोहन के पास 97,776 का कैश आएगा और इस कैश में से सोहन जो है 5,238 का सीजीएसटी और 5,238 का एसजीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोहन के पास फाइनली कितना कैश बचेगा, तो आप बता सकते हो सोहन के पास जो है फाइनली गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो कैश बचेगा वो होगा 87,300। लेकिन अभी गवर्नमेंट के टैक्स की बात नहीं हो रही, सोहन ने कितना जमा करवाना है, क्या जमा करवाना है, उसके बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सोहन का कोई इनपुट जीएसटी हो जिसे सोहन जो है अपने इस आउटपुट जीएसटी में से लेस कर ले। सोहन यहाँ पर गुड्स को सेल कर रहा है, तो सोहन जो टैक्स रिसीव कर रहा है मुकेश से वो टैक्स सोहन के लिए आउटपुट जीएसटी है। तो सोहन जो है अपने उस इनपुट जीएसटी को अपने इस आउटपुट जीएसटी में से लेस कर सकता है। तो वो एक अलग बात हो गई, उसको अभी छोड़ दो। यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि सोहन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल की एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा। तो देखो सबसे पहली बात, मुकेश ने सोहन को कितना कैश पे करा है, तो मुकेश ने सोहन को 97,776 का कैश पे करा है। तो सोहन का कैश यहाँ पर इस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। कैश हमारा असेट है और अगर असेट इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो सोहन जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 97,776 के कैश को डेबिट करेगा। अब अगर मैं बात करूँ सेल की, तो यहाँ पर ये जो सेल प्राइस है इस प्राइस पर सोहन अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा। सेल हमारा रिवेन्यू होता है और यहाँ पर सेल की वजह से सोहन का रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो सोहन जो है अपनी सेल को क्रेडिट करेगा 90,000 से। उसके बाद अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश डिस्काउंट जो है सेलर के लिए एक्सपेंस होता है और बायर के लिए इनकम होता है। यहाँ पर सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सोहन के लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है, सोहन का खर्चा है, सोहन का लॉस है। तो 2700 सोहन के लिए एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर सोहन कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तो सोहन का एक्सपेंस बढ़ रहा है और अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। उसके बाद अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी बात करूं तो ये दोनों के दोनों सोहन के लिए लायबिलिटी है। सोहन सेल करते समय पर जीएसटी रिसीव कर रहा है तो सोहन के लिए ये आउटपुट जीएसटी है और आउटपुट जीएसटी हमारा लायबिलिटी होता है, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। और यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सोहन जो है अपने बुक्स में इस सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ पर अगर हम सोहन के बुक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे विदाउट जीएसटी। अगर जीएसटी ना होता तो उस केस में बात यहीं पर खत्म हो जाती, 87,300 पे बात खत्म हो जाती। जीएसटी नहीं लगता, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होता। अगर जीएसटी ना होता तो मुकेश जो है सोहन को फाइनली 87,300 की पेमेंट करता, यानी सोहन के पास 87,300 का कैश आता। जबकि जो हमारी सेल है वो अभी भी 90,000 ही होती क्योंकि सेल प्राइस तो 90,000 ही है और ये जो बीच का डिफरेंस है ये हमारा कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पर अगर जीएसटी ना होता तो सोहन अपनी सेल की एंट्री रिकॉर्ड करता, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश टू सेल तो होता ही होता है और यहाँ पर सोहन ने डिस्काउंट अलाउ करा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 2700 से। सोहन के पास 87,300 का कैश आता तो इसीलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसके बाद सेल थी सोहन की 90,000 की तो सेल को हमने क्रेडिट कर दिया 90,000 से। अब जो ये बीच का डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस है सोहन का खर्चा, सोहन का एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया 2700 से। तो हमारी सेल की एंट्री पास हो गई। अब देखो जिसको ये डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपने जनरल एंट्री वाली वीडियोस को नहीं देखा। जीएसटी की वीडियोस देखने से पहले आपको विदाउट जीएसटी वाली एंट्रीज क्लियर होना जरूरी है, तभी जाकर आपको यहाँ पर जीएसटी वाली एंट्री समझ में आएगी। तो अगर किसी को विदाउट जीएसटी वाली एंट्री भी नहीं आती तो आप जो है सबसे पहले विदाउट जीएसटी वाली एंट्रीज को जाकर देख के आओ। जनरल एंट्री की मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, उसके अंदर आप सारी एंट्रीज को सीख सकते हो। तो जनरल एंट्री की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। तो यहाँ पर ये एंट्री तो सबको आनी चाहिए, विदाउट जीएसटी डिस्काउंट अलाउड की एंट्री सबको आती है। अब अगर मैं विद जीएसटी बात करूं तो विद जीएसटी में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये एंट्री सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
बस यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाएंगी, एक आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। यहाँ पर अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल तो अभी भी 90,000 ही है, सोहन ने 90,000 की सेल करी है। डिस्काउंट अलाउड भी हमारा सेम है, सोहन ने जो है 2700 का डिस्काउंट अलाउ करा है, तो ये भी सेम हो जाएगा। बस यहाँ पर डिफरेंस यही है कि इस बार सोहन को 87,300 का कैश नहीं मिला, बल्कि 97,776 का कैश मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोहन ने जो कैश रिसीव करा है उसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है, तो सोहन ने मुकेश से 97,776 का कैश रिसीव करा है। तो इस बार जो सोहन अपने कैश अकाउंट को डेबिट करेगा वो 87,300 से नहीं करेगा, बल्कि 97,776 से करेगा। तो यहाँ पर जो कैश इंक्रीज हुआ है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये जीएसटी, जो कि सोहन के लिए आउटपुट जीएसटी है। आउटपुट जीएसटी सोहन की लाइबिलिटी है। यहाँ पर देखा था हमने, ये आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी है जो कि इंक्रीज होगा तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सोहन अपने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करेगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, तो यहाँ पर सोहन जो है इस तरीके से अपनी सेल की जनरल एंट्री को पास करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको विदाउट जीएसटी वाली एंट्री क्लियर है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये भी आपको आराम से आ जाएंगी। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल के अंदर मुकेश की बात करें कि मुकेश हमारा परचेजर है यानी बायर है, तो बायर अपने बुक्स में किस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करेगा ये भी हमें समझना जरूरी है। तो मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सोचना है तो आप जो है सोहन का ठीक अपोजिट सोच लो। जिस तरीके से सोहन ने एंट्री पास करी थी उसके ठीक अपोजिट मुकेश एंट्री पास करेगा, क्योंकि सोहन के लिए ये सेल ट्रांजैक्शन थी जबकि मुकेश के लिए ये परचेज ट्रांजैक्शन है। तो अगर मैं विदाउट जीएसटी बात करूं तो जो चीज सोहन के लिए सेल थी वो चीज मुकेश के लिए परचेज हो जाएगी। मुकेश ने गुड्स परचेज करे 90,000 के, यहाँ पर देखो सोहन के लिए 90,000 सेल प्राइस था तो मुकेश के लिए 90,000 परचेज प्राइस बन जाएगा। उसके बाद ये कैश डिस्काउंट, सोहन के लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस था। मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट जो है सेलर के लिए एक्सपेंस होता है जबकि बायर के लिए इनकम होता है, यानी बायर का रेवेन्यू होता है। तो मुकेश ने गुड्स को परचेज करा है तो मुकेश को तो फायदा ही हो गया 2700 का, तो यहाँ पर मुकेश के लिए 2700 का कैश डिस्काउंट इनकम बन जाएगा। इनकम का मतलब हो गया रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो समझ में आ रही है बात? आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हम विदाउट जीएसटी बात कर रहे हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को बाहर कर दो, इसकी तो बात नहीं होगी। अगर विदाउट जीएसटी बात हो रही है तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। 87,300 रुपीज जो है मुकेश सोहन को पे कर देगा। तो कैश कितने से कम हुआ? 87,300 से। तो यहाँ पर मुकेश जो है अपने परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो परचेजेस तो मुकेश का 90,000 है, परचेजेस मुकेश के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होता है। अब अगर मैं कैश की बात करूं तो मुकेश की जेब से कैश निकला है 87,300 का, तो 90,000 की परचेज है लेकिन कैश 87,300 का ही निकला है। तो जो डिफरेंस आ गया, जो फायदा हो गया वो हो गया 2700 का। 2700 इनकम हो गई यानी रेवेन्यू हो गया, तो यहाँ पर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया 2700 से। तो समझ में आ रही है बात? तो ये बात हो गई विदाउट जीएसटी परचेज की। अब अगर हम विद जीएसटी बात करें तो सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सेम एंट्री पास होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर इसको डिस्काउंट रिसीव कर लेना, ये आपका डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। 2700 का डिस्काउंट रिसीव तो सेम है, 90,000 की परचेजेस भी सेम है, बस यहाँ पर जो है इस बार जीएसटी आने की वजह से मुकेश ने 87,300 का कैश पे नहीं करा, बल्कि 97,776 का कैश पे करा है, क्योंकि यहाँ पर मुकेश ने जीएसटी पे करा है। तो ये जो अमाउंट मुकेश ने पे करी थी ये मुकेश के लिए कैश पेड हो गया, जिसके अंदर ये दोनों जीएसटी भी आ गए। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी मुकेश के लिए इनपुट जीएसटी बनेगा, क्योंकि मुकेश गुड्स को परचेज कर रहा है। सोहन के लिए ये जीएसटी आउटपुट जीएसटी बना था क्योंकि सोहन सेल कर रहा था, लेकिन मुकेश परचेज कर रहा है तो मुकेश के लिए ये इनपुट जीएसटी बनेगा। तो इनपुट जीएसटी हमारा असेट होता है, तो मुकेश जो है जीएसटी पे कर रहा है तो मुकेश का इनपुट जीएसटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी मुकेश का असेट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर असेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर मुकेश जो है अपने इस इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर बस हमारी एंट्री बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट 90,000, इनपुट सीजीएसटी 5,238, इनपुट एसजीएसटी 5,238, टू कैश अकाउंट 97,776, टू डिस्काउंट अलाउड 2700। तो क्लियर हो गया आपको? या हमारी परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अब देखो एक बात और ध्यान से सुन लो, जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सारी बातें सभी बुक्स के अंदर सेम नहीं लिखी हुई। कुछ बुक्स के अंदर कैश डिस्काउंट को दूसरे तरीके से निकाला हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर जीएसटी को दूसरे तरीके से निकाला हुआ है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें बोली गई हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस कैश डिस्काउंट को कितने तरीके से लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास 3 तरीके हैं, यानी 3 अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में कैश डिस्काउंट को बता रखा है। किसी किताब में कुछ बोल रखा है, किसी किताब में कुछ बोल रखा है। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकली तो वही होता है जो अभी हमने पढ़ा, यानी हमारा जो ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 1
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात नहीं बोलूंगा कि आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ, क्योंकि अगर आपके बुक्स के अंदर कोई दूसरा तरीका दे रखा होगा, ऑप्शन सेकंड या ऑप्शन थर्ड दे रखा होगा, और फिर उस केस में अगर आपने ऑप्शन वन को सॉल्व कर लिया तो हो सकता है एग्जाम में एग्जामिनर आपके मार्क्स काट दे। क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो आपके कोर्स के बुक्स में दिया होगा वही बात आपके लिए अल्टीमेटली फाइनल है, फिर चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, एग्जाम के लिए तो आपको वही तैयार करना है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत बातें अलग हैं। जनरल एंट्री करने का तरीका सेम रहेगा, जनरल एंट्री सेम रहेगी, डेबिट क्रेडिट उसी तरीके से होगा, लेकिन उनके अंदर की जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएंगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। अगर अमाउंट चेंज हो गई तो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास कई जगह ज्यादा टैक्स जाएगा, कई जगह कम टैक्स जाएगा, तो प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, अपने बुक्स के हिसाब से देख लेना और जैसा आप बुक्स में बोला गया हो वैसा ही सॉल्यूशन कर लेना। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन वन की बात करूँ तो ये तो सेम है जो अभी हमने सीखा, ये सेम बात है। 97,776 का हमारा फाइनल प्राइस आया था। हमने क्या करा है इसके अंदर, लिस्ट प्राइस था हमारा 1 लाख, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट को लेस करा, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर 10% है, इसको सही कर लेना। तो लिस्ट प्राइस था हमारा 1 लाख, इसमें से जो है हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, 1 लाख का 10% होगा 10,000, तो हमारा जो सेल प्राइस आ गया वो है 90,000। तो ये तीनों जगह सेम है। अगर मैं ऑप्शन सेकंड की बात करूं तो यहाँ तक तो सारी बातें सेम है, लिस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर भी 1 लाख है, इस पे भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो 90,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम है, थर्ड ऑप्शन में भी सेम है, यहाँ पर भी 90,000 आ रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन सभी बुक्स के अंदर सेम होती है। बात आती है सिर्फ कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बता रखी है। तो अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो सबसे पहले ऑप्शन वन को देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सेल प्राइस है उसमें से कैश डिस्काउंट लेस होगा, यानी सभी तरीके के डिस्काउंट लेस होने के बाद हम जीएसटी चार्ज करेंगे। कैश डिस्काउंट दे रखा है 90,000 का 3% 2700, तो ये भी लेस होगा, उसके बाद जो प्राइस आएगा उस प्राइस के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे, यानी हम 87,300 के ऊपर जीएसटी लगाएंगे। तो ऑप्शन वन में तो ये बात बोली जा रही है। इसके अंदर गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी गया, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के पास 5,238 का सीजीएसटी जाएगा और 5,238 का एसजीएसटी जाएगा। बायर जो है सेलर को 97,776 की पेमेंट करेगा, जिसमें से सेलर ये दोनों अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी को गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा और फाइनली सेलर के पास जो बचेगा वो होगा 87,300। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन। आपको बस इतनी सी बात सोचनी है कि अगर आप कोई सामान परचेस करने जाओ, लेट सपोज आप कोई मोबाइल परचेस करने गए, तो मोबाइल शॉप पे सेलर आपको बोल रहा है कि 1 लाख का मोबाइल है, 10% का हम आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, और अगर आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी तो 2700 का हम आपको और कैश डिस्काउंट दे देंगे, और फिर लेस करने के बाद जो प्राइस आएगा वो प्राइस आपने पे करना है। तो सिंपल सी बात है, जब आप मोबाइल परचेस करोगे तो उसका बिल जो बनेगा वो आपके सामने है, 87,300 आपका प्राइस आएगा, जिसके ऊपर सेलर जीएसटी लगाएगा और फाइनल जो प्राइस आप पे करोगे वो होगा 97,776। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, एक नॉर्मल सी बात हो गई। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। अगर आपकी बुक्स में भी इस तरह दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बुक्स में कुछ और ही दे रखा है, यानी ऑप्शन थर्ड दे रखा है, सबसे पहले हम ऑप्शन थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन में क्या बोला हुआ है कि हमारा लिस्ट प्राइस 1 लाख था, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले हम लेस करेंगे, उसके बाद जो हमारा सेल प्राइस आएगा वो आएगा 90,000, और फिर जो है उसके बाद सेम उसी तरीके से हम कैश डिस्काउंट लेस करेंगे, इस 90,000 पे ही हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे, कैश डिस्काउंट हमारा 2700 हो गया, उसके बाद जो हमारा प्राइस आया वो आया 87,300, ये हमारा आफ्टर कैश डिस्काउंट वाला प्राइस आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने कैश डिस्काउंट जो है वो 90,000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट करा है, सेम वही ऑप्शन वन की तरह। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर इसके अंदर गवर्नमेंट सेलर से बोल रही है कि जो कैश डिस्काउंट तुमने लेस करा है ना, ये बायर और सेलर के आपस की बात है। सेलर जो है बायर को कैश डिस्काउंट अपने फायदे के लिए दे रहा है, इसमें हमारा क्या फायदा हो रहा है, सेलर कैश डिस्काउंट क्यों देता है, ताकि जो है बायर उसे जल्दी पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट देने की वजह से सेलर का फायदा हो रहा है, सेलर को जल्दी पैसा मिल जा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट सेलर से बोलती है कि तुम बायर को जितना मर्जी कैश डिस्काउंट देते रहो, वो तुम्हारे आपस की बात है, लेकिन तुम हमारे जीएसटी के अमाउंट में से कैश डिस्काउंट को लेस नहीं करोगे। हमें जो है पूरे 90,000 की सेल के ऊपर जीएसटी चाहिए। तुम्हारी सेल का अमाउंट 90,000 है तो हमें जीएसटी 90,000 पे चाहिए, ना कि 87,300 पे। हमारी तरफ से तुम बायर को 3% कैश डिस्काउंट दो, 5% दो, 10% दो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम अपने फायदे के लिए कैश डिस्काउंट दे रहे हो, इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेने के लिए ये बोल रही है कि तुम सेल प्राइस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करोगे, ना कि आफ्टर कैश डिस्काउंट वाले प्राइस के ऊपर। हमने अपने ऑप्शन वन के अंदर जो जीएसटी कैलकुलेट करा था वो आफ्टर कैश डिस्काउंट वाले अमाउंट पे कैलकुलेट करा था, 87,300 पे कैलकुलेट करा था। जब बिल बनाया गया था तो सेलर को 87,300 का कैश मिलने वाला था, तो जितनी सेलर की इनकम होगी उसी के ऊपर तो सेलर जीएसटी लगाएगा।
सेलर को 90,000 रुपए तो नहीं मिलने वाले थे, सेलर की इनकम हो रही थी 87,300। तो जितनी इनकम सेलर को होने वाली थी सभी डिस्काउंट लेस करने के बाद, उतनी इनकम के ऊपर ही तो सेलर जीएसटी लगाएगा। ये बात कर रहे थे हम अपने ऑप्शन 1 की, लेकिन हमारे ऑप्शन 3 के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है मुझे कैश डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो है पूरा का पूरा सेल अमाउंट के ऊपर जीएसटी चाहिए। कैश डिस्काउंट लेस करने की वजह से तुम मेरा जीएसटी का अमाउंट कम कर रहे हो, तो मुझे पूरा पैसा चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर हम जीएसटी 90,000 रुपए के ऊपर चार्ज करेंगे, ना कि 87,300 के ऊपर। यहाँ पर सीजीएसटी 90,000 पे चार्ज होगा और एसजीएसटी भी 90,000 पे ही चार्ज होगा। तो 90,000 पे जीएसटी लगाया तो आ गया 5,400 का सीजीएसटी और 5,400 का एसजीएसटी। अब देखो गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ गया, गवर्नमेंट के पास इस बार 5,238 की जगह पर 5,400 रुपए का कैश जाएगा, 5,400 का सीजीएसटी और 5,400 का एसजीएसटी। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो फाइनली जो प्राइस आएगा वो आएगा 98,100। तो इतना अमाउंट जो है बायर सेलर को पे करेगा और फिर सेलर जो है इसमें से 5400 और 5400 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा और फाइनली जो कैश बचेगा सेलर के पास वो होगा 87,300। तो समझ में आ रही है आपको बात? इससे सेलर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सेलर को तो पहले भी 87,300 का कैश मिल रहा था और अभी भी 87,300 का कैश मिल रहा है, लेकिन बर्डन किसके ऊपर बढ़ गया, बायर के ऊपर। तो तीसरे ऑप्शन के अंदर बायर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, कुछ कुछ बुक्स के अंदर इस तरीके से भी कैलकुलेशन दे रखी है, तो आपको चेक करना है कि आप कौन से कोर्स में हो और आपके कोर्स के बुक्स में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अब अगर मैं ऑप्शन सेकंड की बात करूं तो ऑप्शन थर्ड तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिकल लग रहा था कि गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें सेलर और बायर के कैश डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, ये इनके आपस की डील है, हमें जो है सेल प्राइस के ऊपर जीएसटी चाहिए, जितने प्राइस की सेल सेलर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा उतनी सेल के ऊपर हमें जीएसटी चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत फिर भी लॉजिकल बात लग रही थी, लेकिन जो ऑप्शन सेकंड है वो तो पूरी तरीके से इलॉजिकल है, अजीब से तरीके से कैलकुलेशन करी हुई है। यहाँ पर लिस्ट प्राइस है 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 90,000 तक तो यहाँ पर सेम बात होगी। तो अब यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है कि सबसे पहले हम कैश डिस्काउंट लेस नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम गवर्नमेंट का जीएसटी चार्ज करेंगे। सबसे पहले आप इसमें जीएसटी ऐड करोगे, उसके बाद आप कैश डिस्काउंट को लेस करोगे। तो यहाँ पर सेल प्राइस 90,000 आ गया। अब इसके ऊपर हम अगर सबसे पहले जीएसटी लगाएं तो 90,000 रुपए के ऊपर सीजीएसटी लगेगा और 90,000 के ऊपर ही एसजीएसटी लगेगा। तो ये तो सेम बात है, यहाँ पर भी हमने भले ही बाद में जीएसटी लगाया था, लेकिन लगाया 90,000 के ऊपर ही था। सेल प्राइस के ऊपर ही थर्ड ऑप्शन के अंदर भी जीएसटी लगा था और सेल प्राइस के ऊपर ही सेकंड ऑप्शन में भी जीएसटी लग रहा है। तो 90,000 पे अगर आप जीएसटी लगाओगे तो 90,000 का 6% 5,400 हो गया और यहाँ पर भी 90,000 का 6% 5,400 हो गया। तो जीएसटी ऐड करने के बाद जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1,08,000, 1,08,000 रुपए का प्राइस आ रहा है आफ्टर जीएसटी। अब देखो यहाँ पर हमें कैश डिस्काउंट भी लेस करना है, तो सवाल ये है कि ये 3% का कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा, क्या 90,000 का 3% होगा या 1,08,000 का 3% होगा। तो ये अजीब सा ऑप्शन है जो आपको बोल रहा है कि आपको 3% का कैश डिस्काउंट 1,08,000 रुपए के ऊपर लगाना है। अगर आप 1,08,000 रुपए के ऊपर 3% का कैश डिस्काउंट लगाते हो तो आ जाएगा 3,024 रुपए आ गया, ये आपका डिस्काउंट हो गया जिसको आप इसमें से लेस करोगे और फाइनली जो प्राइस आएगा वो आएगा 97,776। अब देखो प्राइस तो सेम ही आ गया, वही सेम अमाउंट आ गया जो ऑप्शन 1 के अंदर आया था, लेकिन ऑप्शन 1 बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा था जबकि ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहा है। कैसे कर रहा है तो ध्यान से सुनो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेलर 1,08,000 रुपए के ऊपर 3% का कैश डिस्काउंट देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 1,08,000 रुपए के ऊपर 3% के कैश डिस्काउंट देने का क्या मतलब है, इस 1,08,000 के अंदर कौन कौन सी अमाउंट इंक्लूड है, किस किस अमाउंट के ऊपर 3% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस 1,08,000 के अंदर 5,400 और 5,400 जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है। तो अगर हम 1,08,000 का 3% कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमने 5,400 और 5,400 यानी टोटल 10,800 का 3% कर दिया और इस 1,08,000 के अंदर 90,000 की अमाउंट भी इंक्लूड है, तो हमने 90,000 का भी 3% कर दिया। यानी सेलर ने जो है सेल प्राइस के ऊपर भी 3% का कैश डिस्काउंट दे दिया और उस जीएसटी के अमाउंट के ऊपर भी 3% का कैश डिस्काउंट दे दिया, जो जीएसटी की अमाउंट सेलर की है ही नहीं। बायर जो है सेलर को जीएसटी का पैसा देता है और उस पैसे को सेलर गवर्नमेंट के पास जमा करवा देता है, तो जीएसटी तो सेलर के पास नहीं रहेगा, तो सेलर आखिर जीएसटी के ऊपर 3% का कैश डिस्काउंट कैसे दे सकता है। जो पैसा जो इनकम सेलर की है ही नहीं, सेलर उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैसे दे देगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 90,000 रुपए के ऊपर 3% का कैश डिस्काउंट सेलर दे सकता है क्योंकि 90,000 सेलर की इनकम है। 90,000 पे अगर 3% का कैश डिस्काउंट देता तो सेम बात होती जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में हुई है। ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात थी, लेकिन ऑप्शन सेकंड के अंदर तो बिल्कुल इलॉजिकल बात करी जा रही है कि सेलर उस पैसे के ऊपर भी कैश डिस्काउंट दे रहा है जो पैसा सेलर का है ही नहीं। तो यहाँ पर तो सेलर को सीधे सीधे लॉस हो रहा है। अगर सेलर 3,024 का कैश डिस्काउंट दे देता है तो सेलर के हाथ में क्या बचेगा,
बायर जो है सेलर को देगा 97,776, जिसमें से 5,400 और 5,400 यानी 10,800 रुपए सेलर गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा। तो अगर हम 97,776 में से 10,800 रुपए लेस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 86,976। तो सेलर के हाथ में कितना बच गया? 86,976। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। यहाँ पर अगर हम कैश डिस्काउंट को साइड कर दें तो बिना कैश डिस्काउंट के बायर सेलर को कितना पैसा देगा? 1,08,000 रुपए। अब इस 1,08,000 में से 5,400 और 5,400 यानी 10,800 रुपए सेलर जो है गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा। तो 1,08,000 में से अगर आप 10,800 लेस कर लो तो 90,000 ही आ जाएगा, यानी सेलर को 90,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो अब सेलर कह रहा है कि मैं इस 90,000 में से बायर को कुछ कैश डिस्काउंट भी देना चाहता हूँ। तो अगर अब हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो मुझे ये बताओ, सेलर को मिलने वाले 90,000, लेकिन सेलर जो है कैश डिस्काउंट दे रहा है 1,08,000 रुपए पे। सेलर 90,000 का 3% नहीं कर रहा बल्कि 1,08,000 का 3% कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, सेलर को सिर्फ 90,000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन सेलर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा है 1,08,000 रुपए के ऊपर। तो ये एक गलत तरीका है, लेकिन अगर आपके बुक्स में दे रखा है तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो समझ में आ गई बात? तो ये हमारे 3 अलग-अलग तरीके हो गए जो हमारे अलग-अलग बुक्स में दे रखे होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस होगी आपकी ऑप्शन 1 के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका है। ज्यादातर बुक्स में इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन एक आधी बुक्स में हो सकता है ऑप्शन 3 भी हो और कहीं-कहीं पर ऑप्शन 2 भी हो सकता है। तो हम जो है अपने सभी क्वेश्चंस को ऑप्शन 1 से सॉल्व करेंगे, 2nd और 3rd ऑप्शन से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपके बुक्स में है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जीएसटी और कैश डिस्काउंट का अमाउंट ही चेंज होगा, बाकी जनरल एंट्री तो सेम ही तरीके से पास करनी है सभी में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो अभी जो है हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ऊपर 4-5 एग्जांपल और करेंगे, तभी जाके आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है।